और इसके बाद खबरें विस्तार से। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को दी जमानत। हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे धनंजय सिंह। बाहुबली धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार। चुनाव नहीं लड़ सकेंगे धनंजय सिंह। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से धनंजय सिंह को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है, साफ तौर पर जमानत दी है, हाईकोर्ट ने सजा पर रोक से इनकार किया है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्या कुछ ताजा और पूरी जानकारी है? देखिए, दरअसल धनंजय सिंह के लिए अगर कहा जाए तो एक तरह से झटका भी है। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो करियर है उस पर ब्रेक लगा है, क्योंकि धनंजय सिंह इस चुनावी समर में कहीं ना कहीं खुद चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश में थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा था, 7 साल की उन्हें सजा मिली थी, और इसी को लेकर के उनके राजनीतिक कैरियर पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया था, और उससे बचने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। और हाईकोर्ट में उनकी तरफ से जो याचिका दी गई थी, उसमें न सिर्फ उन्होंने सजा को चैलेंज किया था, जो 7 साल की उनको एमपी एमएलए कोर्ट की सजा है उसको चैलेंज किया था, साथ ही साथ जमानत की डिमांड की थी, क्योंकि धनंजय सिंह फिलहाल जेल में थे। तो ऐसे में ये 2 प्रेयर उनकी तरफ से थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी जमानत की जो प्रेयर है उसको कहीं ना कहीं मान लिया है, यानी उनको अब जमानत मिल चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो सजा को उन्होंने चैलेंज किया था उस पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली, और ऐसी स्थिति में अब वो चुनाव मैदान में खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि शायद राजनीतिक रूप से उनको इसका अंदाजा था, इसीलिए उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। अब इसका फायदा ये जरूर होगा कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को चुनाव जिताने में पूरी मदद कर सकेंगे, क्योंकि फिजिकली वो जेल से बाहर जल्द ही जब जी शोएब, आपको यहाँ पर बीच में हम रोकेंगे। हमारे साथ बीजेपी से विधायक रमेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। जी रमेश जी, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। धनंजय सिंह को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट का फैसला आया है, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे लेकिन जमानत दे दी गई है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सजा पर रोक लगाने से इनकार भी किया है, क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, और जो आदेश उन्होंने दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और चुनाव है, चुनाव में तो सभी लड़ रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ी रही थी चुनाव, अब ये भी आ जाएंगे, उस चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जरूर जीतेगी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन जमानत जरूर मिल गई है, तो जमानत मिल गई है और इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, चुनौती आपको नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही है। और देखिए, इनके ऊपर 42 मुकदमे हैं प्रियंका जी, और छोटे मोटे अपराध नहीं, सब बड़े बड़े अपराध हैं। तो न्यायपालिका अपना काम कर रही है, पुलिस विभाग अपना काम कर रही है, और आने वाले समय में आप जरूर देखेंगे कि जौनपुर की दोनों सीटें यहाँ कमल खिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ चुनाव जीतेगी। ठीक है, लेकिन रमेश सिंह जी, अक्सर माना जाता है कि जेल से भी कई बार चुनाव प्रभावित होते हैं, और इतिहास से हम कई बार इसको देखते आए हैं। ऐसे में अगर बाहुबली बाहर हैं तो उसका असर तो जरूर होगा। देखिए, प्रशासन ने तो अपना काम किया, तो पुलिस विभाग ने न्यायपालिका के आदेश पे उनको जेल भेज दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, तो हम उनके निर्णय का, हम हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। और बाहुबली महाराज योगी आदित्यनाथ के राज्य में कोई माफिया बाहुबली अब बचा नहीं है, और जरूर इनके बाहर आने से हमारे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम लोग बहुत बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल रमेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव भी जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश जी, स्वागत है आपका भी। जिस तरह से धनंजय सिंह को जमानत आज हाईकोर्ट से मिल गई है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, कहीं ना कहीं उम्मीद उनको भी होगी तो कि मौका अगर मिलता तो चुनावी मैदान में उतरते, हालांकि उनकी पत्नी मैदान में है, क्या कहना है इस हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आपका? सबको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय पर किसी को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनको जमानत मिली है, और
उस मामले में क्या कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही थी कि जमानत को लेकर और तमाम अर्जियां जो दाखिल की गई थी, कहीं ना कहीं इसी उम्मीद से की गई थी कि आगे चुनावी मैदान में अगर मौका मिलता है तो उसका पूरा फायदा उठा सकते, लेकिन हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं वो जो आकांक्षाएं हैं उन पर पानी फेर दिया है। अब समाजवादी पार्टी को उनके जमानत पाने से या क्षेत्र में रहने से कोई परेशानी तो थी नहीं। जिसको परेशानी थी वो उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। समाजवादी पार्टी के चुनाव पर उनके बाहर रहने से कोई असर तो पड़ने वाला नहीं है। जमानत में भी अच्छी बात है, न्यायपालिका का सम्मान है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह मैदान में है और अब धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है, क्या लग रहा है आपको सीट पर उसका असर पड़ेगा? क्योंकि रमेश सिंह जी का कहना है कि उनके बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्या कहना है? नहीं, राजनीतिक दलों का अपना अपना आधार है, जनाधार है। जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाना चाहती है। अच्छा। और जिसका पूरा का पूरा लाभ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिल रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बाहर या भीतर। अच्छा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? जी जी नहीं, लेकिन आप ये मान रहे हैं, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे, उनके बाहर आने से जौनपुर की सीट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? जो फर्क पड़ेगा दूसरे लोगों को पड़ेगा, हमारे उम्मीदवार के लिए कोई फर्क नहीं। रमेश सिंह जी, उनका कहना है कि फर्क पड़ेगा तो आपको फर्क पड़ेगा, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, उन पर उसका असर नहीं होगा। जी, कोई फर्क हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, जो यहाँ महाराज योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन चल रहा है, उस पर जनता वोट करेगी मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए। और जितनी भी तमाम योजनाएं चल रही हैं वो सब देखते हुए यहाँ एक बहुत बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलने जा रहा है। अच्छा, बड़े मार्जिन से आप बात करिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि श्रीकला सिंह को हराने के लिए तैयारी आपकी पूरी है और आप उसी को लेकर दावा और भविष्यवाणी कर रहे हैं। कितने लाख वोटों से? आप तो 400 पार बोलते हैं, हमेशा आपके पास टारगेट रहता है, तो भारी मार्जिन आप कह रहे हैं, कितने लाख वोटों से? प्रियंका जी, पहली बात, श्रीकला रेड्डी जी लड़ाई में है ही नहीं। लड़ाई जो भी चल रही है वो समाजवादी पार्टी के साथ में चल रही है और आप उनको पिक्चर से हटा दीजिए। और अच्छा, तो आप नहीं मानते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है इस सीट पर कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आने वाले समय में आप देखेंगे लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, ये कहीं भी लड़ाई में नहीं है। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जौनपुर की सीट 1.5 लाख प्लस वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेगी। अखिलेश यादव जी, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, ठीक बात है, लड़ाई सीधे सीधे गठबंधन के उम्मीदवार से और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से है। लेकिन रमेश सिंह जी ये भी कह रहे हैं कि 1.5 लाख के मार्जिन से वो जीतने वाले हैं, यानी कि बीजेपी। बात सही कर रहे हैं, 1.5 लाख से जीतने वाले नहीं है, 1.5 लाख से पीछे रहेंगे वो। अच्छा, पहले से हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम इतना जानते हैं कि हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा है और जनता के लिए काम वाला है, उनका अपना जनाधार है। अच्छा, तो उन्होंने 1.5 लाख का मार्जिन बताया है, आप अगर कह रहे हैं कि 1.5 लाख से जीतने नहीं हारने वाले हैं, तो इसका मतलब है 1.5 लाख ही वही टारगेट, आप उनका ही टारगेट यूज करेंगे? आपका अपना टारगेट आपने रखा है क्या? टारगेट तो जनता ने फिक्स कर दिया है और मोदी जी की गारंटी केवल भाजपा के लोगों तक सीमित रह गई है। जनता उनकी गारंटी को जानती है कि ये बेरोजगारी के लिए कोई गारंटी दूर करने के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहे, महंगाई को कम करने के लिए कोई गारंटी नहीं दे रहे, पेपर लीक हो जा रहा है उसके लिए कोई। तो आपका एक ही टारगेट है, बीजेपी हटाओ। रमेश सिंह जी, संख्या की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन टारगेट उनका एक ही है। ये टारगेट इनका 2014 में भी था, ये टारगेट इनका 2017 में भी था, 2019 में भी था, 2022 में भी था। लेकिन जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है और जनता जो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन और प्रशासन है तो उससे जनता सहमत है। और जनता पुनः 2024 में आप देखेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। जी बिल्कुल। रमेश सिंह जी, ठीक है, हम धनंजय सिंह को लेकर लगातार बात कर रहे थे। जौनपुर सीट पर तो आपने इनकार कर दिया है कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन बाहर आने के बाद ये भी माना जाता है कि बाहुबली बाहर आते हैं तो आसपास की कई सीटों पर प्रभाव माना जाता है या हो सकता है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? प्रियंका जी, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं जौनपुर से ही मैं विधायक हूँ और यहाँ की राजनीतिक समीकरण मुझे पता है और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि उनके बाहर आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक यहाँ कमल भारतीय जनता पार्टी का जरूर खिलेगा।
जी बिल्कुल। रमेश सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी से विधायक रमेश सिंह जी। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से शोएब लगातार बने हुए हैं। जी शोएब, आपने सुना जिस तरह से दोनों ही लोगों का, यानी कि समाजवादी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक दोनों का ही कहना था कि धनंजय सिंह के बाहर आने से जौनपुर की सीट पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन वाकई में बाहुबली जब जेल के अंदर भी होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? दोनों नेता जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धरातल पर वैसा कुछ है? देखिए प्रियंका, ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए ये जो बयान दे रहे हैं वो अपने राजनीतिक मजबूरी के तहत दे रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि धनंजय सिंह की जमानत मिलने के बाद वहाँ का राजनीतिक परिवेश बिल्कुल बदल जाएगा। हालांकि वो जेल में जरूर थे, जेल से भी उनका इम्पैक्ट पड़ता और शायद यही वजह है कि आनंद फानन आज उनकी जेल भी बदली गई है। उन्हें दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, हालांकि इस बीच में उन्हें जमानत मिल गई है और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन धनंजय सिंह जब उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा तो उसके बाद से ही वहाँ का राजनीतिक समीकरण एकदम चेंज हुआ है। क्योंकि धनंजय सिंह का राजनीतिक रसूख भी है, जहाँ उनका क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन पर कई मुकदमे हैं, एक दबंग छवि है, वहीं राजनीतिक रूप से भी वो इससे पहले भी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके, इस तरह की राजनीतिक पकड़ भी है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं किस वोट बैंक पर वो सिरमारी करते हैं, इस बात की बेचैनी दोनों पार्टियों में जरूर होगी। भाजपा के लिए भी मुश्किल होगी, सपा के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि न सिर्फ ये इन वोट बैंकों पर सिरमारी करेंगे बल्कि इनका नुकसान करेंगे और हो सकता है कि एक नया रिजल्ट, नया समीकरण उभर कर सामने आ जाए। और ऐसे में राजनीतिक रूप से धनंजय सिंह की अब खुद चुनाव न लड़ने के बावजूद उनकी पत्नी को जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा शोएब, इस पूरे मामले में अब क्या ऐसा लग रहा है कि मायावती की चाल इस सीट पर कामयाब हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी चाल, इसीलिए मायावती ने एक बड़ी चाल की। उन्हें शायद अंदाजा भी था कि धनंजय सिंह अब शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उनकी पत्नी को चुनाव दे करके कहीं ना महिला सशक्तिकरण की बात की जा सकती है, एक नई लीडरशिप डेवलप की जा सकती है और कहीं ना कहीं जो धनंजय सिंह का एक वोट बैंक है उनका उसका फायदा भी उठाया जा सकता है और सीधे तौर पर धनंजय सिंह का जुड़ाव नहीं। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं बीएसपी कैश करने की कोशिश करेगी। नतीजे ये जरूर डिपेंड करेगा क्या आता है। जी बिल्कुल शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला टाल दिया है। पहले उन्होंने धनबाद से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने दिवंगत पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की बहू अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट देने के बाद सरयू राय ने चुनाव लड़ने का अपना फैसला टाल दिया है। सरयू राय ने बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ढुल्लू के आपराधिक रिकॉर्ड का भंडाफोड़ कर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उनके खिलाफ धनबाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे अब सरयू राय। सरयू राय ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। अनुपमा सिंह को टिकट मिलने से टाला फैसला। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की बहू है अनुपमा सिंह। तो कहीं ना कहीं ढुल्लू महतो को लेकर जिस तरह से सरयू राय लगातार हमलावर हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोस सकते हैं सरयू राय, लेकिन अनुपमा सिंह को टिकट मिलने के बाद टाला फैसला। तो कुल मिलाकर अब ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि सरयू राय जिस तरह से ढुल्लू महतो के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। माना ऐसा भी जा रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की तरफ से कुछ बात निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित होने के बाद। और इसी खबर पर रायपुर से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से सरयू राय को लेकर लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए थे, ढुल्लू महतो को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन अब चुनाव लड़ने को लेकर फैसला टाल दिया है सरयू राय ने। जी बिल्कुल, देखिए जब ढुल्लू महतो को बीजेपी से टिकट मिली थी तो लगातार वो बगावती के सुर देखने को मिल रहे थे सरयू राय ने, और उन्होंने कई आरोपों की झड़ियां लगाई थी। उन्होंने ये बात कहा था, बीजेपी पर सवाल खड़ा किया था कि एक बड़े अपराधी को, जिस पर 48 से अधिक मामले हैं, वैसे को उम्मीदवार खड़ा किया है। तो निश्चित रूप से उस समय सियासत जो बीजेपी के अंदर खामोशी छा गई थी और उनके बचाव के लिए कई नेता बीजेपी से बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम जो नेता थे बीजेपी के बचाव पक्ष में उतरे थे। लेकिन उस बचाव में भी जो
सरूर राय के जो सुर थे, बगावती सुर, उसको थमा नहीं पाया। लेकिन जब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जब खड़ा किया और जब इसके कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा होने के पहले सरूर राय ने यह बात कही थी कांग्रेस से कि अगर कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती है तो वैसे मुझे अपना समर्थन दे और मैं अपना जो धनबाद का सीट जीत करके दिखाऊंगा और ढुल्लू महतो जो अपराधी के रूप में जाने जाते हैं उनके गले में घंटी बांधने का मैं काम कर दूंगा। तो निश्चित रूप से इस बात सियासी बयान के बाद कुछ उसके दूसरे दिन ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और उसके बाद अब जो सरूर राय के जो बगावती सुर है वो थम चुके हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सरयू राय अब चुनावी मैदान में नहीं होंगे लेकिन ढुल्लू महतो पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि मैदान में अनुपमा सिंह के आने के बाद में जिस तरह से फैसला टाला है, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का ये जो सिलसिला चल रहा था, क्या ये थमेगा और किस तरह के समीकरण अब बनेंगे इस सीट पर? लेकिन देखिए, सरूर राय को छेड़ना मतलब एक सियासी अपने को खिचड़ उछालने के समान है। बोलो वो राजनीतिक से मतलब प्रखर रहे हैं और वैसे में ढुल्लू महतो को जो लोकसभा में जो चुनाव जो होंगे उनसे लगातार बगावती सुर देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन चुनाव में नहीं खड़ा होना एक बड़ी बात है, यानी राहत की खबर है ढुल्लू महतो के लिए कि अब वो जिस प्रकार से वो उस समय डर लग रहा था कि अगर सरूर राय खड़े होते हैं तो इसका परिणाम बुरा नहीं हो। चूंकि आपने पिछली बार में इतिहास देखना होगा, 2019 में जो रघुवर दास जो सीएम थे यहाँ राज्य के, उनके खिलाफ बगावती सुर लगातार रहे और कर रहे हैं और रघुवर दास ने उनके टिकट जब काट दिया था तो उनके ही विधानसभा से चुनाव लड़कर के जीत करके दिखाया। तो वो अजय एक विजेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इस बात को इस बढ़कर डर था बीजेपी को कि कहीं ये बात आगे तक न बढ़ जाए, सीट हमारे हाशिए से नहीं निकल जाए, लेकिन अब ये चीजें नहीं दिखती है। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान में दूसरे चरण में 64.07% हुआ मतदान। पिछली बार के मुकाबले इस बार कम पड़े वोट। साल 2019 में सभी 25 सीटों पर 61.60% हुई थी वोटिंग। पिछली बार के मुकाबले इस बार 4.74% कम हुई वोटिंग। तो राजस्थान में इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई। प्रतिशत की बात करें तो लगभग 4.5% यानी कि 4.74% के बराबर कम वोटिंग दर्ज की गई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार कम पड़े वोटों को लेकर देखा जाए तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से वोटरों की उदासीनता देखने को मिली, ऐसे में कई सीटों पर 2019 के मुकाबले कम प्रतिशत दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से राजस्थान की वोटिंग प्रतिशत को लेकर जानकारी सामने आ रही है, पिछले बार 61.60% वोटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 4.74% कम वोटिंग हुई है। क्या कहना है इस पर आपका? राजस्थान की जांच में माना जा रहा था कि जो 2 चरणों में चुनाव होने तो पहले चरण में जब चुनाव हुए तो वोट प्रतिशत काफी कम रहा। हालांकि इसे लेकर निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारियां की और जैसे ही वोट प्रतिशत पहले चरण में 13 सीटों पर कम हुआ तो लगातार ये माना जा रहा था कि जैसे जैसे वोट प्रतिशत कम होगा भाजपा को उसको सामने का उठना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 17 केंद्रीय मंत्रियों के साथ राजस्थान में दौरा किया और ये कोशिश की गई जो अब बची हुई सीटें हैं उन पर फोकस किया जाए ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जैसे वोट प्रतिशत कम हुआ है, जहाँ पिछले 2 चुनावों की बात करिए तो 2014-2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत के बढ़ोतरी के साथ जीता। ये भी माना जाता है कि राजस्थान का रिवाज रहता है कि राजस्थान में जैसे जैसे वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती है। लेकिन पिछले पहले चरण में जब चुनाव हुआ तो वोट प्रतिशत वहां भी घटा और दूसरे जब चरण के चुनाव हुए तो ये माना जा रहा था कि इस चरण में चुनाव प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इसमें भी वो कमी देखने को मिली, जिसके चलते अब कहीं न कहीं जो सीटों की कटौती का वो डर भाजपा को सताने लगा है। ज्यादा नहीं, लेकिन 6 सीटें या 7 सीटें ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। इसे लेकर मंथन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग भी बुलाई गई थी। वोट प्रतिशत कम हुआ है तो हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब पहुंचे थे उन्होंने साफ अपने यहाँ राजस्थान के मंत्रियों को, विधायकों को साफ निर्देश दिए थे कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को साधने का काम करे। लेकिन जैसे ही इस बार दोनों चरणों के कुल मिलाकर 4% से ज्यादा वोटिंग कम रही
तो अब ये डर है कि उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बगावती तेवर दिखाते हुए नए नेता सामने आए थे, उनके बाद में कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनके टिकट काटे गए, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी को डर है वो कहीं न कहीं अब सताने लगा है। इसके लिहाजा ये भी माना गया था कि जैसे जैसे वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो वहाँ कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन ये सीटें रही जहां हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा रहे, लेकिन वो वोट प्रतिशत किसके पक्ष में रहे वो कल की तस्वीरें सबको सामने आई है। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रघुवीर सिंह भाटी के समर्थन में बूथ सड़कों पर नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा ये माना जा सकता है कि दूसरे चरण की 13 सीटों में ही 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर पूरी रूप से नजर आई। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।